अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया है रैम, रोम और सीपीयू की वर्किंग के बारे में, और वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर हमने क्या किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह से नहीं पढ़े तो पहले आप काइंडली प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह से पढ़िएगा, दैन आपको इस लेक्चर की ईज़िली समझ आ जाएगी। वैसे मैं कोशिश करूँगा इसी लेक्चर्स में जो है ना आपको अच्छे से जो है ना प्रीवियस लेक्चर भी जो है ना वो कवर अप हो जाए आपके। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमने क्या किया था, कैशे मेमोरी होती कहाँ पे है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये किस लिए बनाई गई थी। अच्छा ये चीज़ तो याद रखिएगा, कैशे मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज एस रैम। ठीक है, मतलब एस रैम को भी हम क्या कह सकते हैं, कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी जो है ना वो कहाँ पे होती है, ये सीपीयू के अंदर होती है। कहाँ पे, सीपीयू में। अब बात ये है, ये बनाई क्यों गई थी। ठीक है, कैशे मेमोरी जो है ना ये बनाई इसलिए गई थी, जब आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो हमारे पास जो पुराने कंप्यूटर थे उनकी स्पीड क्या होती थी, स्लो होती थी। उसकी रीज़न क्या थी, सीपीयू डाटा कहाँ से रीड करता है, मेन मेमोरी से, और दोबारा डाटा कहाँ पे राइट करता है, मेन मेमोरी में। जिस तरह मैंने आपको वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर में डिटेल में ये चीज़ बताई थी, सीपीयू डाटा कहाँ से रीड करता है, मेन मेमोरी से, और दोबारा डाटा कहाँ पे राइट करता है, हमारे पास मेन मेमोरी में। और एक तो ये चीज़ हो गई, और सेकेंडली चीज़ ये है कि जब डाटा रीड करता है मेन मेमोरी से और डाटे को राइट करता है, तो जो पुराने कंप्यूटर थे उनके अंदर क्या होती थी, इसकी स्पीड स्लोअर होती थी, क्योंकि उनमें कैशे मेमोरी नहीं थी होती। अब कैशे मेमोरी बनाने का पर्पस यहाँ पे ये था कि यहाँ पे हमारे पास कैशे मेमोरी लगाने का पर्पस ये था कि जब सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेता है या मेन मेमोरी को डाटा रिटर्न करता है, उस काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी लगाने से क्या हुआ, ये जो गैप है ना मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान है, इस गैप के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का काम क्या होता है कि फास्टली डाटा ट्रांसफ़र करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान, एज ए ब्रिज का क्या करती है, काम करती है। अब कैशे मेमोरी हमारे पास तीन तरह से होती है, लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे और लेवल 3 कैशे। ठीक है, कोई भी कैशे मेमोरी होगी उसके अंदर आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिलेगा। अब लेवल 1 कैशे जो होती है ना उसका साइज सबसे छोटा होता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट होती है। देखो यहाँ पे उसने फास्टेस्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद लेवल 2 कैशे है, देखिए इसका ब्लॉक बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसका साइज लेवल 1 कैशे से बड़ा है। मतलब इसकी स्पीड नॉर्मली किस में होती है, किलो बाइट्स में होती है। बहुत रेयर चांसेस में होता है कि इसकी स्पीड मेगा बाइट्स में हो। अब लेवल 2 कैशे है, इसका साइज़ क्या होगा, लेवल 1 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ है 2 किलो बाइट और इसका साइज़ कितना होगा, 3 किलो बाइट। लेकिन जैसे इसका साइज़ बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लोवर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लेवल 1 है कैशे। इसी तरह जब हम लेवल 3 कैशे पे मूव होते हैं, लेवल 3 कैशे का काम क्या होता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है लेकिन स्पीड लेवल 1 और लेवल 2 से भी कम हो जाती है। इस तरह इसकी वर्किंग होती है। उसके बाद में हम इसको पढ़ के देखते हैं कि कैश मेमोरी हमें कहता क्या है। देखिए कैश मेमोरी इज स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी, मतलब ये एक छोटी सी और वेरी फास्ट क्या होती है, हमारे पास एक मेमोरी होती है। इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसको डिज़ाइन इस वजह से किया गया है कि हम डाटे को और इंस्ट्रक्शंस को स्पीडली क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, किसमें, मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान। इट इज़ फास्टर देन रैम, लेकिन ये क्या होती है, रैम से फास्टर होती है। रैम से फास्टर ज़ाहिर सी बात है, जब हमने मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान फास्टली डाटा ट्रांसफ़र करना है तो मेन मेमोरी क्या हमारे पास
रैम है। तो डाटे को फास्टली ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कैश मेमोरी की। उसके बाद है इसकी वर्किंग ऑफ सीपीयू। इसको लगाने से सीपीयू की वर्किंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया? द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिट्रीव्ड फ्रॉम रैम। जब हम डाटे और इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करते हैं, रैम से हासिल करते हैं, मतलब रीड करते हैं। व्हेन सीपीयू यूजेस देम फॉर फर्स्ट टाइम। तो सीपीयू क्या होता है? फर्स्ट टाइम क्या होता है? यूज़ होता है। ए कॉपी ऑफ दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैशे। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होती हैं वो फिर किस में स्टोर हो जाती हैं? कैशे में। देखें, हमने मेन मेमोरी से डाटे को रीड किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम डाटे को रीड कर लिया तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? सेम उसी डाटे को मेन मेमोरी से अगेन रीड नहीं करना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है? वो कहाँ पे आके स्टोर हो गया वो डाटा? कैश मेमोरी में। द नेक्स्ट टाइम द सीपीयू नीड द डाटा और इंस्ट्रक्शन इट फर्स्ट लुक इन कैशे। तो जब सीपीयू को सेम उसी डाटे की अगेन ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो क्या करेगा? वो अगेन मेन मेमोरी के पास नहीं जाएगा, पहले वो देखेगा कैश मेमोरी में। अगर उसे कैश मेमोरी से डाटा मिल गया तो वो क्या करेगा? उसको यूज़ कर लेगा। इट स्पीड ऑफ द वर्किंग ऑफ सीपीयू। उससे क्या हो जाएगी? सीपीयू की वर्किंग स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखें, सीपीयू के पास वही डाटा मिल गया कैश मेमोरी से, उसे दोबारा मेन मेमोरी से रीड और राइट का काम नहीं करना पड़ा। तो इस केस में क्या हुआ? जो टाइम हमें डाटे को रीड और राइट करने में लगना था, उस केस में क्या हो गया? हमें वो ही डाटा क्या मिल गया? कैश मेमोरी से मिल गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये होती है हमारे पास कैश मेमोरी की वर्किंग। इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। इन केसेस अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो वो मेरे से डिस्कस कर लेना है आपने। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बस इंटरकनेक्शन का। ये जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने अच्छी तरह से समझना है और मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से समझाऊँ ताकि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना रहे। सबसे पहले है बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ बसेस होती क्या हैं। देखिए, हमारा जो सिस्टम यूनिट होता है ना, जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसका जो पार्ट होता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर हमें एक ना ग्रीन कलर का बोर्ड मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? मदर बोर्ड। मदर बोर्ड के ऊपर डिफरेंट तरह के पार्ट्स होते हैं, जिस तरह रैम पढ़ा है हमने, रोम, सीपीयू, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलती हैं? मदर बोर्ड के ऊपर। क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ वायर्स के साथ कनेक्ट होती हैं? बेसिकली वो जो वायर्स होती हैं ना, वो बोर्ड के अंदर वायर्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बसेस। अब इन सब पार्ट्स की सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जब हमने आपस में कम्युनिकेशन करवानी होती है, सीपीयू, मेन मेमोरी हो गया, रोम हो गया, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इन तमाम की जो डिवाइसेस होती हैं, इन सब की जब आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, जिस तरह हमने बोला है सीपीयू क्या करता है? मेन मेमोरी से डाटे को रीड करता है और राइट करता है। देखिए, इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। तो इन दोनों की जो आपस में कम्युनिकेशन उस केस में ही होगी ना जब एक दूसरे के साथ ये क्लोजली कनेक्टेड होंगे। तो इन सब पार्ट्स को, इन सब डिवाइसेस को क्लोजली कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बसेस का। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बसेस के अंदर हम मेन मेमोरी से डाटा को रीड और राइट करने के लिए कौन सी बस यूज़ करते हैं, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कौन सी बस का यूज़ करते हैं, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस कितनी तरह से होती है हमारे पास, इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ के देखते हैं इसे। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के डिवाइसेस होती हैं जिनमें क्या हमारे पास सीपीयू है, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो हम एक्सटर्नली तौर पे सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास मदरबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारी की सारी क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड। जब हम इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर की कम्युनिकेशन करवाने के लिए ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम
टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन these डिवाइसेस। जब हम इन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं तो वो बेसिकली किसकी मदद से करवाते हैं? बस इंटरकनेक्शन की मदद से। जब तक इनकी इनलाइन कम्युनिकेशन नहीं होगी बसेस के ज़रिए, उस केस में ये सारे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जिस तरह सीपीयू और मेन मेमोरी है, ये डाटे को रीड और राइट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास बसेस कितनी तरह से होती हैं? बसेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं कंप्यूटर बसेस और एक होती हैं सिस्टम बसेस। जो कंप्यूटर बसेस होती हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। एक होती हैं 32 लाइंस वाली और एक होती हैं 64 लाइंस वाली। ये हमें कैसे पता चलेगा कि 32 लाइन वाली या 64 लाइन वाली? हमारे पास जो विंडोज़ आती हैं ना, वो दो तरह की आती हैं। एक आती है 32 बिट और एक आती है हमारे पास 64 बिट। जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, विंडो को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कितनी लाइंस यूज होती हैं? बस इसकी 32 लाइंस है। जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कितनी लाइंस यूज होती हैं? 64 बिट ऑपरेटिंग है, 64 लाइन है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 लाइन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 64 बिट। और 32 लाइन में 32 बिट। अब कंप्यूटर बस का काम सेम वही है, कम्युनिकेशन करवाना मेन मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान। और आल्सो ये कम्युनिकेशन करवाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की कम्युनिकेशन, सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ये जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, ये किसकी मदद से होती है? कंप्यूटर बस की मदद से। बस इज ए कॉमन पाथ टू ट्रांसफर डाटा। बस एक कॉमन पाथ होता है जिसके जरिए डाटा को ट्रांसफर करते हैं। एंड कमांड्स को, कमांड्स बेसिकली क्या होते हैं? जिस तरह हम शॉर्टकट कीज देते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो बेसिकली वो क्या होती हैं? कमांड। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो, किसी चीज़ को कॉपी करना हो तो हम क्या देते हैं? कमांड, उसकी कंट्रोल+C। तो ये बेसिकली क्या होती हैं? कमांड्स होती हैं किन के दरमियान? बिटवीन ट्रांसफर। हम डाटे को ट्रांसफर और कमांड्स को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। बेसिकली ये आपस में तीनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इट इज़ आल्सो यूज्ड। इसके साथ साथ हम मज़ीद इसको यूज़ कर सकते हैं सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए रैम के अंदर डाटा कहाँ से आता है? हार्ड डिस्क से आता है। और सीपीयू के अंदर डाटा कहाँ से आता है? मेन मेमोरी से आता है। अब यहाँ पे है ए बस विथ 32 लाइन कैन कैरी 32 बिट। जिस बस के अंदर 32 लाइन होंगी उसके अंदर कितने बिट होंगे? 32 बिट। 32 बिट का मतलब यहाँ पे क्या? 4 बाइट है, क्योंकि 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। तो इसी तरह जब हमारे पास 4 बाइट्स होंगे तो कितनी बिट्स हो जाएंगी? 32 बिट्स। तो 32 बिट्स का मतलब क्या है? ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। कितने बिट? दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बताए हैं, एक 32 और दो सेकंड कौन सा? 64। तो अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर कितने बिट्स वाले कंप्यूटर बसेस यूज होंगी? 32 लाइंस की। अगर 64 वाला तो उसके अंदर कितनी होंगी? 64 लाइंस की। ए बस विद 64 लाइन कैन कैरी, इसके अंदर कितने बिट होंगे? 64 बिट। 64 लाइन में 64 बिट होंगे और इसका मतलब क्या? 8 बाइट होंगे। एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं हमारे पास? 8 बिट्स। तो इसी तरह जब 8 बाइट्स हो जाएंगे उसमें कितनी हो जाएंगी? 64 बिट्स। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर बसेस की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सिस्टम बस और एक है हमारे पास एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस का काम क्या होता है? एक्सपेंशन बस का काम क्या होता है? ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। अच्छा, जो बच्चे जो सिस्टम बस होती है ना, ये कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करवाती है। मेन कंपोनेंट कौन से हो गए? जिस तरह हमारे पास आ जाता है मेन मेमोरी और सीपीयू। मेन मेमोरी और सीपीयू की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो किसकी मदद से होती है? सिस्टम बस के ज़रिए। और जो हमारे पास सीपीयू की जो कम्युनिकेशन होती है पेरिफेरल डिवाइसेस की, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर। तो इन डिवाइसेस की सीपीयू के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो किस बस के ज़रिए होती है? एक्सपेंशन
बस के ज़रिए। अगेन सुन लें, सीपीयू और मेन मेमोरी जो आपस में डाटे को रीड और राइट करते हैं, ठीक है? उसके लिए जिस बस का यूज़ करते हैं वो बस कौन सी होती है? सिस्टम बस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तमाम की तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह। उनकी जब सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन होती है तो वो किस बस के ज़रिए होती है? एक्सपेंशन बस के ज़रिए। कम्युनिकेशन कैसे? जिस तरह मैं कीबोर्ड की एग्जांपल दूं, तो मैं कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल ए प्रेस करता हूं, वो कहाँ पे चला जाएगा? डायरेक्टली सीपीयू के साथ उसकी कम्युनिकेशन होगी। तो किस बस के ज़रिए होगी? एक्सपेंशन बस के ज़रिए। अब यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं। सिस्टम बस इज़ यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट। सिस्टम बस इसको इस्तेमाल करते हैं मेन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए ऑफ ए कंप्यूटर के साथ, जिसमें आ जाता है मेन मेमोरी और सीपीयू। मेन मेमोरी और सीपीयू की जो आपस में डाटे को रीड और राइट करते हैं। अगेन सुन लें, रीड और राइट कब होंगे? जब सीपीयू मेन मेमोरी से डाटा लेता है, उस केस में वो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जैसे ही सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेता है तो वो डाटा वापस किस में भेजता है? मेन मेमोरी में। तो उस केस में वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? राइट का। तो ये जो रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये किस बस के ज़रिए करता है? सिस्टम बस के ज़रिए। सिस्टम बस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। सिस्टम बसेस किसका पार्ट होती हैं? मदरबोर्ड का। कंप्यूटर नॉर्मली हैव सिस्टम बस ऑफ। एक जो नॉर्मली कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो बसेस की लाइंस होती हैं वो 70 से लेके 100 लाइंस तक होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस इज यूज टू कनेक्ट सीपीयू। एक्सपेंशन बस को इस्तेमाल करते हैं सीपीयू के साथ कनेक्ट करने के लिए विद पेरिफेरल डिवाइसेस। जिस तरह मैंने बताया था, तमाम की तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस को की जो कम्युनिकेशन डायरेक्टली सीपीयू के साथ होती है वो किस बस के ज़रिए होती है? एक्सपेंशन बस के ज़रिए, जिसमें माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर। इन सब डिवाइसेस की जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन होती है उसके लिए यूज होती है एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस आर टिपिकली 16 टू 64 बिट्स। एक्सपेंशन बस के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 16 से लेके 64 तक। एंड आर माउंटेड, और ये कहाँ पे लगी होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आपने मुझे बता देना है। देन आपने सिस्टम बस की टाइप को पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस की बेसिकली हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट का नाम क्या है? डाटा बस। सेकंड का नाम क्या है? एड्रेस बस। और थर्ड का नाम क्या है? कंट्रोल बस। सिस्टम बस कहाँ पे पढ़ा था हमने? ये वाला। और इसके अंदर क्या पढ़ा था? मेन मेमोरी और सीपीयू। मेन मेमोरी और सीपीयू के बारे में हमने डिस्कस करना है, इसकी 3 टाइप्स के बारे में: डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। सबसे पहले है डाटा बस। डाटा बस का मैंने आपको वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर पढ़ाते हुए भी बताया था कि डाटा बस जो होती है वो होती है हमारे पास डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए। जिस तरह हम मेन मेमोरी से डाटे को ट्रांसफ़र करते हैं सीपीयू में, और सीपीयू से अगेन डाटे को ट्रांसफ़र करते हैं किसमें? मेन मेमोरी में। इसी तरह जब हम कीबोर्ड से कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल ए प्रेस किया है, तो वो मेन मेमोरी और सीपीयू तक किस बस के ज़रिए जाएगा? डाटा बस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एच लिखता हूँ, तो वो एच क्या होगा? जैसे मैंने एच को टाइप किया तो एच ने कहाँ पे जाके स्टोर होना है? मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से फिर किस में आएगा? सीपीयू में। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा की ट्रैवलिंग हो रही है वो किस बस के ज़रिए हो रही है? डाटा बस के ज़रिए। अब यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं। डाटा बस इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। डिफरेंट कंपोनेंट कौन से हैं? मेन मेमोरी है, सीपीयू और इनपुट और आउटपुट है। फॉर एग्जांपल इट ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। जिस तरह हम मेन मेमोरी से सीपीयू को डाटा देते हैं तो वो किस बस के ज़रिए डाटा जाता है? डाटा बस के ज़रिए। इट आल्सो ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये डाटे को ट्रांसफ़र करता है मेन मेमोरी में एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के दौरान।
एक कंप्यूटर विद ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर 32 लाइंस होती हैं, डेटा बस कैन ट्रांसफर 32 बिट्स। जिस तरह हमने पढ़ा था सिस्टम बस के अंदर कितनी तरह का होता है हमारे पास, सॉरी कंप्यूटर बस में हमने पढ़ा था 32 लाइंस होती हैं, यहाँ 64। तो इसी तरह जो कंप्यूटर, ये भी तो डेटा बस भी तो कंप्यूटर बस की पार्ट है ना। तो ये देखें 32 लाइन होंगी, उसके अंदर कितने बिट्स होंगे, 32 बिट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम। तो एक टाइम में अगर 32 लाइन्स वाली बस यूज़ कर रहे हैं, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो 32 बिट ही ट्रांसफ़र करेगा एक टाइम में। इसी तरह 64 लाइन्स हैं तो वो एक टाइम में जो डाटे को ट्रांसफ़र करेगा 64 बिट ट्रांसफ़र करेगा। दी डाटा बस लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों होती हैं, देखें इसके बाई डायरेक्शनल होने का पर्पस ये होता है, यहाँ पे देखें डाटा बस है, ठीक है। यहाँ से यूज़र ने फॉर एग्जांपल इनपुट दी, ठीक है, इनपुट दी, उसने प्रेस किया फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या लगाना है, एक सॉन्ग लगाना है, फॉर सॉन्ग की बात कर लेते हैं। इनपुट दी, यहाँ से उसने माउस से प्रेस किया तो यहाँ से डाटा कहाँ पे चला जाएगा, मेन मेमोरी में। कहाँ पे चला जाएगा, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से डाटा वो लेके कहाँ पे चला जाएगा, सीपीयू के पास। मेन मेमोरी से डाटा उसने किसको देना है, सीपीयू को। तो सीपीयू जैसे ही उसको डाटे को रीड कर लेगा, उसने दोबारा किसको राइट करवाना है, मेन मेमोरी को। और जैसे ही मेन मेमोरी को के पास डाटा वापस हो राइट हो जाएगा, तो उस केस में आउटपुट के केस में वो सॉन्ग क्या होना है, प्ले होना है। तो यहाँ पे कोई ना कोई स्पीकर लगा होगा, तो जो स्पीकर लगा होगा देखें पहले डाटा जा रहा था फिर डाटा वापिस आ रहा है। तो इस केस में इसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल। इसको इजी वे में अगर समझना है तो सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी से डाटे को पहले रीड करता है और फिर डाटे को क्या करता है, राइट करता है। तो उस केस में जिस बस का यूज़ करता है उस बस को क्या बोलते हैं, डाटा बस। देखें उसने नीचे दो इसके कंपोनेंट भी लिखे हुए हैं। सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइन। सीपीयू डाटे को रीड करता है डाटा बस को यूज़ करते हुए, या 32 लाइन्स को यूज़ करेगा या 64 लाइन को। 32 लाइन्स को तब यूज़ करेगा अगर वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। 64 लाइन को तब यूज़ करेगा जब 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो जैसे ही डाटा रीड हो जाएगा, सीपीयू रीड कर लेगा, उस केस में क्या कर लेगा, सीपीयू कैन राइट डाटा टू मेमोरी लोकेशन। तो सीपीयू ने मेमोरी की जिस जगह लोकेशन से डाटे को उठाया होगा, डाटा बस वाली लाइंस को यूज़ करके वहाँ पे डाटे को क्या कर देगा, रीड कर देगा। होप सो आपको डाटा बस की समझ आ गई होगी। इन केसेस अगर आपको नहीं आएगी तो मुझे आपने पूछ लेना है। उसके बाद है एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या होता है, ये चीज़ याद रखना। पहले सबसे पहले तो एड्रेस बस क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, ये कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकती, ठीक है। और एड्रेस बस को इस्तेमाल करते हुए आपने इस चीज़ का आइडिया रख लेना है कि हर एक सिस्टम यूनिट के हर एक कंपोनेंट की क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। जिस तरह एवरी पर्सन हैज़ ए यूनिक आईडी, उसकी यूनिक आईडी क्या है, हर पर्सन की, उसका CNIC नंबर। इसी तरह जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं, उनके भी क्या होंगे, यूनिक आईडीज़ होंगे। उन यूनिक आईडी से क्या होता है कि उसको पता चल जाए कि मैंने कंप्यूटर के कौन से पार्ट से डाटा उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इनपुट दी तो सिस्टम को पता होना चाहिए ये इनपुट ने कहाँ पे जाके स्टोर होना है, मेन मेमोरी में। मतलब हम जो भी डाटा देंगे वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, मेमोरी में। तो बेसिकली वो क्या होता है, एक यूनिक आईडी दे दिया है कि अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जो भी डाटा देंगे वो मेन मेमोरी के पास जाना है। तो जब मेन मेमोरी में जाके स्टोर होना है तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिक आईडी होगी। ऐसा ना हो कि अगर यूनिक आईडी ना हो तो वो सीपीयू के पास भी जा सकता है या रोम के पास भी जा सकता है, अनदर कंपोनेंट के पास जा सकता है। इन पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक यूनिक आईडी असाइन कर देते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि डाटा करेक्टली डेस्टिनेशन पे हमने क्या करना है, भेजना है। यहाँ पे देखो मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस।
हम बहुत ज़्यादा कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं किसके ज़रिए, बसेस के ज़रिए। ईच कंपोनेंट इज़ असाइंड ए यूनिक आईडी, हर कंपोनेंट को असाइन की जाती है एक यूनिक आईडी। सीपीयू की अपनी यूनिक आईडी होगी, मेमोरी की अपनी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की एक अपनी यूनिक आईडी होगी। दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट होगा, चाहे वो सीपीयू है, चाहे वो मेन मेमोरी है, चाहे वो इनपुट आउटपुट है, ये उसका क्या होगा, एड्रेस होगा। इफ ए कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट इट यूजेस एड्रेस बस। अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो उस केस में क्या होगा, वो किस बस का यूज करेगा, एड्रेस बस का। जिस तरह क्या होता है, सीपीयू ने जब मेन मेमोरी से डाटे को रीड करना है तो क्या करता है, सबसे पहले उसका क्या करता है, एड्रेस भेजता है मेन मेमोरी को। जिस तरह यहाँ पे देखो, सीपीयू और मेन मेमोरी की फॉर एग्जांपल में कम्युनिकेशन करवानी है, तो ये एड्रेस पास है। सीपीयू ने डाटा को यहाँ से अगर रीड करना है तो सबसे पहले क्या भेजेगा, मेन मेमोरी को एड्रेस भेजेगा। ये वाले एरो के जरिए कहाँ पे आया, एड्रेस आ गया मेन मेमोरी में। देन क्या होगा, अब में एड्रेस बस अगर यूनिडायरेक्शनल है तो देखिए यहाँ से कोई एरो वापस तो नहीं जा रहा, एड्रेस बस वाला सीपीयू के पास नहीं जा रहा। उसकी रीज़न क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है। अब उसने क्या कर दिया है, यूनिक आईडी फाइंड कर लिया मेन मेमोरी वाले कंपोनेंट की। तो जैसे ही उसने फाइंड कर लिया, इसके पास एड्रेस आ गया उसका। अब मेमोरी क्या करेगी, डाटा बस के ज़रिए डाटे को रीड करवाएगी किसमें, सीपीयू में। तो सीपीयू जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कर लेगा, वो वापस किसको ये डाटा दे देगा, मेन मेमोरी में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एड्रेस बस क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होती। इट यूजेज एड्रेस बस टू, द एड्रेस बस इज ए यूनी डायरेक्शनल। तो ये जस्ट क्या होता है, कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट का एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। क्लियर हो, होप सो आपको क्लियर हो गई होगी बात की। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पे एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल होने की रीज़न क्या है कि इनपुट और आउटपुट में दो ऑपरेशन होते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। देखिए हमने जो भी फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया है, तो उसने मेन मेमोरी और सीपीयू से होके वापस आउटपुट के पास तो आना है ना, मॉनिटर के पास, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले भी तो होना है ना। तो उसकी वजह से यहाँ से जो भी डाटा एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा मेमोरी और सीपीयू के पास, वो वापस किसके पास आ जाएगा, आउटपुट में मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होने के लिए। जिसकी वजह से यहाँ पे दो एरो लगा दिए हैं। बेसिकली ये होता है यूनिडायरेक्शनली है। देखें, कीबोर्ड से अगर इनपुट दिया, दोबारा कीबोर्ड के पास तो डाटा नहीं आएगा, अनदर कंपोनेंट के पास आएगा। तो बेसिकली वो भी क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनली हो जाएगा। इस एरो का मतलब बाई डायरेक्शनल है, नहीं समझना। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट कंपोनेंट है। होप सो आपको एड्रेस बस के बारे में पता चल गया होगा कि किसी भी कंपोनेंट के ऊपर करेक्टली डाटा भेजने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक यूनिक आईडी होती है, ताकि हम किसी और जगह से डाटे को ना सेंड करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होती है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह क्या होता है हमारे पास, हम पहले पढ़ लेते हैं। कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स या कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल बस का। इसके लिए देखें, सीपीयू ने कम्युनिकेशन करवानी है मेन मेमोरी से, तो उसके लिए क्या यूज़ होगी, कंट्रोल बस यूज़ होगी। सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए कंट्रोल बस का रोल ये होगा, ये चेक करना कि डाटे को रीड करवाना है या डाटे को राइट करवाना है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ होगा, कंट्रोल बस का या कंट्रोल सिग्नल का। सपोज सीपीयू वांट टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। अगर सीपीयू डाटे को रीड करना चाहता है मेन मेमोरी से, तो कंट्रोल बस का काम क्या है, डाटे को रीड ही करवाए मेन मेमोरी से, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाए। तो उसका पूरा का पूरा कंसर्न किसके ऊपर होना चाहिए, डाटे को रीड करने के लिए। इट विल यूज कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी रीड। तो किसको यूज करेगा, कंट्रोल बस को सेंड करेगा मेमोरी रीड कमांड।
कि हम मेन मेमोरी से डाटे को रीड करना चाह रहे हैं टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो कंट्रोल बस का काम क्या होगा, सेंड कर देगा मेमोरी रीड कमांड्स की टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मेन मेमोरी को, कि हमने डाटे को रीड करना है और कोई भी काम हमने नहीं करना। इसके अलावा ये भी देखता है कि मैंने सीपीयू को डाटा किस टाइम दिया था और रिटर्न किस टाइम पे लिया था, टाइमिंग को चेक करना। इसके अलावा ये चेक करना कि हम डाटे को रीड ही करवा रहे हैं या राइट करवा रहे हैं। मतलब तमाम की तमाम जो बसेस की कंट्रोलिंग होती है, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो किसकी मदद से होती है, कंट्रोल बस की मदद से। और जो कंट्रोल बस भी होती है वो हमारे पास क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इन केसेस अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आपने मेरे से क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। ये होम टास्क मैंने लिखा हुआ है राइट सम कमांड, तो ये आपने कोई सी भी 3 से 4 कमांड्स लिख लेनी है। ये जो मैंने आज पढ़ाई है, आप इस लेक्चर से ही इसको अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको यहाँ से 3-4 कमांड्स आपको समझ लग जाएगी, रीड की, राइट की, आईओ ऑपरेशंस की। ठीक है, यहाँ से आप रीड कर लेने और इसके साथ आपने इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इन केसेस अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।